वैसे तो एफआईआई इंडिया के बाहर पूरा पैसा निकाल निकाल के ले जा रहे हैं और कोई भी इंडिया के अंदर एफआईआई आके इन्वेस्ट करना तो नहीं चाह रहा, सब एफआई इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। फिर भी कुछ एफआईआई जैसे जेफरी, उसने टॉप 11 शेयर की लिस्ट दी है, 11 ऐसे शेयर 2026 के अंदर जिनको आपको बाय कर लेना चाहिए है। तो जिनको नहीं पता जेफरीज कौन है, जेफरीज एक बहुत बड़ा एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, मतलब जो ग्लोबल लेवल पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो। तो इंडिया के अंदर वैसे भी कोई बहुत ज्यादा एफआईआई है नहीं, उसके अंदर जो जेफरी है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एफआईआई, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर करता है। तो कभी भी अगर कोई एफआईआई लाइक जेफरीज अगर कोई भी किसी शेयर पे इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर या कहीं पे बाय रिकमेंडेशन दे रहा है, तो एक बार अपन को उनको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, कहीं पे भी ऐसा पैसा नहीं डालते, मतलब बिना सोचे समझे, या कहीं पे भी ऐसे नॉर्मली बाय रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं दे देते। तो अपन को एनालाइज करना चाहिए कि ये कौन से 11 शेयर है जिनको जेफरीज ने खुद ने, मतलब इतने बड़े एफआई ने बाय रेटिंग दी और खुद ने भी इन्वेस्ट करा है, और ये असली के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रैप है, ट्रैप भी हो सकता है। तो अपन अच्छे से इन 11 शेयर को अपन एनालाइज करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप एक बार वीडियो प्लीज, एक बार जिसने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। क्योंकि ये जो 11 शेयर बोले हैं बाय करने के लिए जेफरीज ने बोले, ये मैंने नहीं, ये जेफरीज की बाय रिकमेंडेशन है, अपन एनालाइज करेंगे। तो अब अपन देखते हैं, देखो इसी में आपको लिंक भी अटैच कर दूंगा, जो रेफरेंस लिंक है। अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले ही जेफरीज ने रिलीज करी थी ये लिस्ट की, ये 8 शेयर आपको खरीद लेने चाहिए। एक बार 8 शेयर की लिस्ट रिलीज करी, फिर वापस से 3 शेयर की लिस्ट रिलीज करिए, तो 8 + 3 11 शेयर की अलग अलग जेफरीज ने लिस्ट रिलीज करी थी। तो आइए अपन एक एक चीज डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। एंड हाँ, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय एंजल वन ऑफ द ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसने, अपन सेक्टर वाइज चलते हैं, सबसे पहले जो सेक्टर के अंदर इसने 2 शेयर बोले थे, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। हालांकि बैंकिंग सेक्टर को इसने ओवरवेट रेट दिया है कि बैंकिंग सेक्टर अब इंडिया के अंदर अच्छा खासा ग्रो होने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंडिया की इकोनॉमी वो क्रेडिट पेनिट्रेशन इकोनॉमी है, इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी खासी इंप्रूव हो रही है। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्रेडिट की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो उनकी साथ में जो बैंकिंग असेट है उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती जा रही है, एनपीए भी कम होता जा रहा है, इनकी मार्जिन भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस वजह से इसने 2 बैंक सेलेक्ट करे, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। एचडीएफसी बैंक आपको पता होगा अभी रिसेंटली कुछ क्राइसिस हुआ था, इस वजह से इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, मतलब जिस हिसाब से पहले ट्रेड हो रहा था। तो एचडीएफसी बैंक अभी भी इंडिया का नंबर 1 बैंक है, और एक्सिस बैंक है जो इंडिया का 3rd प्राइवेट नंबर, मतलब प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं अपन, ये फर्स्ट है और एक्सिस बैंक 3rd नंबर पे आता है। इनकी अगर अपन बेसिक फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का, एक्सिस का 12% का, पी रेशियो इंडस्ट्री का चलता है 13, एचडीएफसी और एक्सिस का दोनों का 15-15 चल रहा है। डिपॉजिट की जो 2026 की ग्रोथ हुई है वो 14% ऑलमोस्ट लगभग सेम हुई है, इसकी 0.4 ज्यादा हुई है, ठीक है। एडवांसेस की जो ग्रोथ हुई है, बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेके एडवांस देना, मतलब किसी को लोन देना, तो इसकी एडवांसेस की जो ग्रोथ हुई है वो 12% और 11% हुई है, मतलब एचडीएफसी की 10% और 19% हुई है, मतलब कंपैरेटिवली एक्सिस बैंक की जो एडवांसेस की ग्रोथ है वो भी ज्यादा एग्रेसिव मोड पे चल रहा है। और जो कासा अकाउंट है, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर कितने खुले हो, तो कंपेरिजन 2025 वर्सेस 2026 देखोगे तो आप एचडीएफसी में 12% की ग्रोथ है, एक्सिस के अंदर 11% की ग्रोथ है, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा खुला है। नेट एनपीए देखोगे तो एनपीए दोनों को बराबर चल रही है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है दोनों के एनपीए बहुत कम चल रहा है। एनपीए मतलब कि जो पैसा कोई कस्टमर ने लोन ले लिया बैंक से और वो पैसा खा के भाग गया है, वो पैसा रीपे नहीं कर रहा है, तो बैंक का नुकसान हो जाएगा, तो वो एनपीए बहुत कम हो चुके हैं इन बैंक के, दोनों के बहुत कम है, ये एक अच्छा फैक्टर है। तो अगर आप ये देखोगे तो एक सिंपल शब्दों के अंदर इसने एडवांसेस इसके आप देखोगे बहुत एग्रेसिव तरीके से ग्रो कर रहा है। तो एक्सिस बैंक है वो एग्रेसिव ग्रो कर रहा है, तो कोई भी इंसान जब एग्रेसिव ग्रो करता है तो रिस्क भी ज्यादा होती है, रिटर्न की चांसेस भी ज्यादा होती है। हालांकि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एचडीएफसी जो है ये एक कंसिस्टेंट मैनर में ग्रो कर रहा है, ये वो बैंक है आपको। हालांकि दोनों शेयर को जेफरीज ने बाय रेटिंग यहाँ पर दी हुई है। तो ये 2 शेयर है अपने। तो अब उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पे। बट आई होप उसको वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको, तो एक बार वीडियो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन करना, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट शेयर पे। बट हाँ, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, मतलब जिसमें अगर आपको स्टॉक मार्केट का बी भी नहीं आता, आपको शेयर बाय करना, शेयर सेल करना भी नहीं आता, कहीं पर अकाउंट कैसे खोलते हैं, शेयर क्या होता है, सब चीजें जीरो से लेके एडवांस तक मैंने सिखाई है। फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, बेसिक्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, ट्रेडिंग करना हो, ऑप्शन सेलिंग से पैसिव इनकम कमानी हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करनी है, म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है, फ्यूचर ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग करनी है, सारी चीजें जो कोर्स आपको जनरली मार्केट में 1 लाख रुपए के ऊपर भी मिलते हैं, वो मैं आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में दे रहा हूं। आप नीचे मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा मेरी ऐप का और मेरे वेबसाइट का, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप आज जो वीडियो अपलोड हो रही है, अगर आप आज ही इस कोर्स को बाय करोगे तो आज के लिए मैं कोड लगा रहा हूं आप लोगों ने। वैसे भी कोर्स बहुत सस्ता है, जो लाखों का कोर्स मार्केट में बिकता है बहुत सस्ता दे रहा हूं। उसके बाद भी एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूं, learn 500,
इससे आपके 500 रुपए और ऑफ हो जाएंगे। पर ये कूपन कोड बस आज के लिए वैलिड होगा, अगर कोई लेना चाहता है तो आज ले ले, कल से कूपन कोड इनवैलिड हो जाएगा। चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पे, जो हमने सबसे पहले मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया आपको पता होगा ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी के जिसका फंडामेंटल की अगर आप बात करोगे तो 13% रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है। पी रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 24, इसका 30 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0-0, मतलब डेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि अभी भी ये इंडिया के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल जाती है उसकी नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल अभी यही है पूरा का पूरा डोमेस्टिक, क्योंकि मेन चीज ये है यहाँ पर कि बजट फ्रेंडली व्हीकल बनाती है। आपको पता है मारुति सुजुकी जो भी बनाती है वो बजट फ्रेंडली बनाती है। और इसके बाद अभी जेफरीज का कहना है, क्योंकि अभी जो मिडल ईस्ट के अंदर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे उस वजह से पहले क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हुई थी, अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होती जा रही है, गाड़ियों की डिमांड वापस से बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल इशू टेंशन खत्म होता जाएगा वैसे वैसे गाड़ियों की प्राइस बढ़ती जाए, मतलब गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है। तो एक ये सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव फैक्टर है। साथ में अगर आप इसके एक्सपोर्ट यूनिट देखोगे तो 4 लाख यूनिट इसने FY 2026 के अंदर एक्सपोर्ट करी थी। तो मतलब इसका इंडिया का मार्केट भी अच्छा है, एक्सपोर्ट भी अच्छा है। और आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि हर घर में आजकल गाड़ी है ही, और स्पेसिफिकली बजट फ्रेंडली। इंडिया के अंदर मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा है तो बजट फ्रेंडली गाड़ी देखते हैं। आप खुद अपने आसपास देख लेना, सब लोगों के पास कार आपको मिल जाएगी। तो एक ग्रोइंग मार्केट है। इवन इसका एक और सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर है कि इसने रिसेंटली ईवी लॉन्च करी थी, ईवी विटारा नाम की। तो इसकी ईवी की ग्रोथ फैक्टर भी यहाँ पर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये अपनी पहली कंपनी है, उस मतलब इसमें थर्ड कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्री का काम क्या है, देखो ये एक तरह से आप स्मॉल से मिड कैप कंपनी है। ये कंपनी का काम है, ये मेनली केमिकल्स बनाती है। तो मैंने आपको बताया था जो भी केमिकल सेक्टर वाली कंपनीज है, केमिकल सेक्टर वाली कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। रीजन बिहाइंड इट, यहां पर जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी चल रही है, जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनी है केमिकल वाली, वो इंडिया के बाहर बहुत अच्छे खासे लेवल पे एक्सपोर्ट करी है। क्योंकि पहले जो केमिकल का सबसे बड़ा मार्केट था, सबसे बड़ा मार्केट केमिकल पूरे वर्ल्ड वाइड में चाइना लेके बैठा हुआ था। पर वर्ल्ड वाइड में यूएसए यूरोप ने बोला कि भाई हमको चाइना से नहीं खरीदना, हमको कोई दूसरी कंट्री देखनी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो उस वजह से उन्होंने सबने चूज करा हुआ अभी इंडिया। तो इस वजह से केमिकल सेक्टर का बूम अलग ही लेवल पे चल रहा था, आपको पता होगा ये चीज। तो ये एग्रोकेमिकल बनाती है, फार्मा केमिकल्स भी बनाती है। फार्मा केमिकल्स आपको पता है जो दवाई बनाने के लिए केमिकल चाहिए होते हैं, और दवाई बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं, आप देखो कि मतलब दुनिया में इकोनॉमी कितनी भी खराब हो गई पर क्या फार्मा की डिमांड कम हो सकती नहीं? फार्मा की डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती। तो फार्मा केमिकल्स तो आपको मतलब किसी भी कंपनी को अगर मेडिसिन बनानी है तो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स चाहिए होंगे, वो केमिकल ये सप्लाई करेगी। फार्मा सीआरडीएमओ भी है कि जो बड़े बड़े ग्लोबल जाइंट है, जैसे यूएसए की कंपनी है, यूरोप की मेडिकल कंपनी है। तो ये जो यूएसए यूरोप की मेडिसिन कंपनी है वो खुद से दवाई नहीं बनाती, वो दवाई इनके लिए कौन बनाता है? पीआई इंडस्ट्रीज बनाती है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। कि वहां की कंपनीज खुद से यूएसए की कंपनी दवाई ने बना के यहाँ पर आउटसोर्स करती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वो दवाई सस्ते में बन सकती है। तो ये यहाँ पर इसको बेनिफिट है। तो मतलब इसका बिजनेस ग्रोइंग है, फार्मा केमिकल, फार्मा सीआरडीएमओ। साथ में सेमीकंडक्टर केमिकल्स भी अब बना रहा है, एक्सपांड कर रहा है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए केमिकल चाहिए होते हैं, और आपको पता है सेमीकंडक्टर की डिमांड कितनी ज्यादा है। तो सेमीकंडक्टर केमिकल की बूम भी इसको अच्छी खासी मिलने वाली है। साथ में आप देखोगे इसका मैंने कहा था मेनली एक्सपोर्ट मॉडल अच्छा है, यूएस यूरोप का अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट हुई भी बड़ी बड़ी कंपनी से, इनके 1.2 बिलियन यूएसडी के कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बुक वैल्यू इसके पास पड़ी है। और मैंने कहा चाइना प्लस वन बेनिफिशियरी है कि लोग बाग चाइना से बाकी कंट्रीज परचेज ना करके इंडिया से परचेज करना चाह रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% चल रहा है। पी रेशियो आप देखोगे तो थोड़ा ओवर वैल्यू चल रहा है, इंडस्ट्री का 29, इसका 32 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.02, डेट कंपनी में एसेस बहुत ज्यादा नहीं है। एंड वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी रिलेवेंट फैक्टर है, मतलब आपको जो जो भी एनालिसिस के लिए चाहिए, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ जो आपको एनालाइज करना चाहिए। पर उसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज एनालाइज करनी है तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी वेबसाइट रेफर कर सकते हो। जैसे वन ऑफ द ट्रस्टेड वेबसाइट एंजल वन, आप एंजल वन रेफर कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हो। जैसे पीआई इंडस्ट्री मैंने सर्च करा हुआ है, शेयर की प्राइस क्या चल रही है, मिड कैप कंपनी है, ये सब कुछ बता देगा। शेयर के फंडामेंटल क्या चल रहे हैं, यहाँ पे फंडामेंटल्स भी आपको दिख जाएंगे, फाइनेंशियल्स वगैरह भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप चाहो तो इसकी मदद भी ले सकते हो। अब देन उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जो अपनी अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी ग्रोथ अभी बूम पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। रीजन बिहाइंड इट, अडानी पोर्ट आपको पता है कि पूरे पोर्ट्स हैंडल करता है, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है, जिसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब टोटल ट्रेड वॉल्यूम है उसको 27% सबसे बड़ा मार्केट शेयर अडानी पोर्ट लेके बैठा है कि 27% जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इसके थ्रू ही होता है। और आपको पता है कि जिस हिसाब से आजकल अपनी रुपीस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, यूएसडी के कंपेरिजन में रुपी फॉल होता जा रहा है, तो उसको रोकने का गवर्नमेंट ने बस एक ही रास्ता निकाला हुआ है कि हमको हमारे इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट अभी एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट की बूम होगी, इवन हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। आपको जैसे पता होगा हम इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन के, हम वो एक्सपोर्ट भी अच्छे खासे कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा पोर्ट वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। और ग्लोबल इकोनॉमी है आजकल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिमांड मतलब दोनों की बहुत ज्यादा है। तो ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के। और जैसे जैसे ये मिडिल ईस्ट के जो भी ये टेंशन है वो कम होते जाएंगे, वैसे वैसे
से वापस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने से मेन किसको फायदा होगा, पोर्ट इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, तो इसलिए इसकी डिमांड अच्छी खासी चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% चल रहा है। पी रेशियो आप देखोगे तो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 34, इसका 13, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हालांकि डेट टू इक्विटी 0.66, डेट थोड़ा सा कंपनी में है 0.66 करके। अब उसके बाद मैंने आपको यही कहा था कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ चल रही है, इंडर ट्रेड वॉल्यूम की, मार्केट शेयर इसको धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है पोर्ट का। इवन ये इंडिया के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली 15 पोर्ट हैंडल करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल पोर्ट भी इसके पास है, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, वहां पे इंटरनेशनल पोर्ट्स भी इसके पास है। इंटरनेशनल पोर्ट्स की जो ग्रोथ हुई है वो भी 34% ईयर ऑन ईयर की हुई है अभी। और इवन इसने अभी जो एक नया पोर्ट लॉन्च करा था केरला के अंदर, इसने एक नया पोर्ट डाला था, उस नया पोर्ट डालते ही पहले 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ चुका है। तो मतलब जो इंडिया की जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रो करेगा, पोर्ट के बिजनेसेस ग्रो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी प्रीमियर एनर्जी। प्रीमियर एनर्जी एक मिड कैप कंपनी है। जो प्रीमियर एनर्जी का काम क्या है, ये क्या करती है, सोलर, सबसे पहले सोलर सेल्स बनते हैं। सोलर सेल्स बनने के बाद उसके बाद बनते हैं सोलर मॉड्यूल्स, जिसको आप कहते हो सोलर पैनल्स भी कहते हो। तो ये कंपनी दोनों बनाती है, सोलर सेल्स भी बनाती है और सोलर पैनल भी बनाती है। बहुत कम कंपनी इंडिया के अंदर जो खुद से सोलर सेल बनाती है, सारे के सारे सोलर पैनल बनाती है इंडिया में। जो सोलर सेल्स है जनरली सब लोग अपन चाइना से इंपोर्ट करते हैं इतने टाइम से, पर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्योंकि सोलर पैनल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो चाइना से इंपोर्ट मत करो, सोलर सेल्स को खुद से इंडिया में प्रोडक्शन करो। इसलिए गवर्नमेंट उसके लिए पीएलआई इंसेंटिव वगैरह भी यहाँ पर गवर्नमेंट दे रही है। तो प्रीमियर एनर्जी ने वो पीएलआई इंसेंटिव का फायदा उठाया है और अब ये कंपनी सोलर सेल्स और सोलर पैनल दोनों के दोनों इंडिया में ही बनाती है। ये एक अच्छी चीज है। अब इस रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 35% चल रहा है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 64, इसका 31 चल रहा है। डेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी में 0.86, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऑर्डर बुक वैल्यू इसकी 14,000 करोड़ की चल रही है। बाकी मैंने कहा गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम बहुत ज्यादा दे रही है सोलर सेल्स पे टू रिड्यूस द इंपोर्ट, एज वेल एज सोलर बीम भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जो भी एनटीपीसी, टाटा पावर वगैरह जो सोलर पैनल बनाते हैं उनको सोलर सेल्स यही सप्लाई करता है। बाकी मेन इसको है कि अब इसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि जो यूएस ने वो टैरिफ लगा दिया था, चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, तो चाइना अब सोलर पैनल और सोलर सेल्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाती यूएस को, तो इस प्रीमियर एनर्जी को बेनिफिट होगा कि भाई ये एक्सपोर्ट कर पाएगी कंपैरेटिवली। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो है होनासा कंज्यूमर। होनासा कंज्यूमर जैसे स्मॉल कैप कंपनी, आप इसको जानते होंगे, मामा अर्थ जो ब्रांड है। हालांकि ये मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी रिस्की कंपनी लगती है। देखो वैसे मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, टर्न अराउंड कंपनी है। अगर गेन हुआ तो अच्छा भी हो सकता है, डूबा तो सबको डूब भी सकता है, उस टाइप वाली तो टर्न अराउंड वाली कंपनी है। मामा अर्थ आपको पता होगा ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, तो आपको पता ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 14% चल रहा है। पी रेशियो आप देखोगे थोड़ी ओवर वैल्यूड चल रही है, इंडस्ट्री का 64, इसका 75 चल रही है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी थोड़ी एग्रेसिव मोड में हो रही है। डेट टू इक्विटी 0.1 है, मतलब डेट कंपनी में ऐसा ज्यादा नहीं है। अच्छी चीज ये कंपनी टर्न अराउंड पे चल रही है। इसका जो ग्रोस मार्जिन एक एक्सेप्शनल लेवल पे 71% का ग्रोस मार्जिन हो गया, जो जनरली किसी भी कंपनी का जनरली नहीं होता है। अब पहले क्या चलता था, कंपनी पहले लॉस वगैरह के अंदर भी थी, क्योंकि रीजन था पहले कंपनी की स्ट्रेटेजी थी ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए हमको आगे बढ़ना है, चाहे हमको पैसा बर्न भी क्यों ना पड़ना पड़े, सस्ते में भी क्यों ना करना पड़े। पर अब कंपनी स्विच हो गई कि भाई इस ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट पे काम नहीं चलेगा। अब कंपनी केवल प्रीमियम प्रॉफिटेबिलिटी भी स्विच हो गई है, कि हम केवल वो काम करेंगे जिससे कंपनी प्रॉफिट और प्रीमियम प्रोडक्ट बेचेंगे, जिस वजह से कंपनी का पैट नियरली 3 गुना बढ़ चुका है यहाँ पे। मतलब इसलिए बोला था मैंने टर्न अराउंड कंपनी है यहाँ पे। इसने रिसेंटली एक कंपनी है फ्लुएंस फार्मा करके, उसके 58% शेयर भी एक्वायर करे, मतलब उसको सब्सिडरी बना लिया अपनी, तो इसको फ्लुएंस फार्मा का बेनिफिट भी मिलेगा। जो फ्लुएंस फार्मा है वो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस पोर्टफोलियो के अंदर डील करती है। बाकी एक चीज अच्छी है इस कंपनी के साथ कि मेनली ये बजट रेट से लेके प्रीमियमाइजेशन, मतलब जितने भी आपको सस्ते सस्ता और प्रीमियम से प्रीमियम कोई सा भी प्रोडक्ट चाहिए, ये सब कुछ बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी। देखो जनरली मैं बोलता हूं हमेशा, जनरली डिफेंसिव कंपनी होती है, मतलब डिफेंसिव इंडस्ट्री होती है कि भाई इकोनॉमी बढ़े गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्री जो होती है ना, इंडस्ट्री हेल्थ केयर की ऐसी है कि अगर आपकी इकोनॉमी कितनी भी खराब है, अगर आप बीमार हो तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा, इंसान जिंदा तो रहेगा ही रहेगा, बीमार मेडिसिन तो लेगा ही लेगा। ये उस तरह की डिफेंसिव कंपनी होती है, तो सही अच्छी, मतलब एक स्टेबल ग्रोथ आपको मिल जाती है। अब कंपनी वाइज फिर भी आपको एनालाइज करना चाहिए। जैसे एक हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता है फोर्टिस हेल्थकेयर, आपको पता होगा, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10% चल रहा है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 62, इसका 69 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.35, डेट एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब सबसे अच्छी चीज ये कंपनी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मतलब ग्रोथ कर रही है फोर्टिस हेल्थकेयर। इसके अभी रिसेंटली नेक्स्ट 4-5 सालों के अंदर इसका प्लान है कि ये 4 से 5 सालों के अंदर 1700 बेड्स एक्सपांड कर लेगी, मतलब नए बेड को अपने इंस्टॉल कर लेगी अलग अलग अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। और इसने रिसेंटली बैंगलोर के अंदर एक हॉस्पिटल एक्वायर करा था जिसमें 125 बेड कैपेसिटी थी। अब इसके अंदर सबसे मेन बूम क्यों चल रहा है, क्योंकि ये कंपनी आजकल प्रीमियम तरीके के जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उसमें डील कर रही है। जैसे रोबोटिक सर्जरी होती है, हाई एंड सर्जिकल वॉल्यूम्स होता है, जो सर्जरी होती है आजकल रोबोट वगैरह के थ्रू होती है, और जितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, इवन इंडिया के बाहर से यूरोप यूएसए, वहां पर क्योंकि यूरोप यूएसए के अंदर इलाज महंगा होता है, तो यूरोप यूएसए के लोग भी इंडिया आके फोर्टिस हेल्थकेयर में इलाज कराते हैं, रोबोटिक सर्जरी वगैरह कराते हैं। तो ये जो प्रीमियम चार्ज इसलिए ज्यादा करती है कंपनी, हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज करता है, तो इसमें जो रोबोटिक सर्जरी वगैरह उसका मेडिकल ट्रीटमेंट 66% से इनका रेवेन्यू
इंक्रीज हुआ है। साथ में अब ये असेट लाइट मॉडल पे मतलब जाते जा रहे हैं। असेट लाइट मॉडल, मैंने कहा था कोई भी कंपनी अगर असेट लाइट मॉडल पे तो वो ग्रो होगी। असेट लाइट मॉडल मतलब ग्रो करने के लिए उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो पहले जनरली पहले कंपनी क्या करती थी, कहीं पे भी हॉस्पिटल खोलना है तो पूरा हॉस्पिटल खुद से एक्वायर करती थी, पर अब क्या कर रही है, फ्रेंचाइजी दे रही है लोगों को कि भाई आप अपने खुद के रुपए पे हॉस्पिटल वगैरह खोलो, पूरी हम बस फ्रेंचाइजी देके हम आपको बस पूरा का पूरा नो हाउ देंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह देंगे, आप हमारे नाम पे हॉस्पिटल चलाओ और कुछ परसेंटेज हमको मिलेगा रेवेन्यू। तो ये कंपनी इसलिए ग्रो कर सकती है, एसेट लाइट मॉडल पे जा रही है इसकी। फिर चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो है अपनी ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्री एक लार्ज कैप कंपनी है, अगर आपको पता होगा ये आदित्य बिरला ग्रुप की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बड़ी कंपनी है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ग्लोमरेट है आदित्य बिरला ग्रुप का, जिसके अंदर सारे के सारे बिजनेस आदित्य बिरला ग्रुप के मतलब बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। केमिकल बनाता है, ये बिल्डिंग के मटेरियल नहीं होते, जैसे बिल्डिंग बनाने के अगर आपको लोहा चाहिए, सरिया चाहिए, पाइप चाहिए, स्टील पाइप, आयरन पाइप वगैरह, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल बनाता है। इवन बिरला ओपस का पेंट आपने सुना होगा, जो एशियन पेंट को भी सबसे बड़ी टक्कर दे रहा है, ये पेंट भी ये बनाता है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी इसी के अंदर आती है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस के अंदर आते हैं। तो अच्छी चीज ये कॉन्ग्लोमरेट है, तो रिस्क डाइवर्सिफाइड है कंपैरेटिवली इस चक्कर में। अब अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखो कि 4% कोई बहुत अच्छा इसने दिया नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 35, इसका 20 चल रहा है। डेट कंपनी में ज्यादा है, डेट 2 का चल रहा है, ये ज्यादा होता है। पर कॉन्ग्लोमरेट है, जैसे रिलायंस वगैरह भी कॉन्ग्लोमरेट है, तो इतना डेट जनरली हो सकता है, पर फिर भी थोड़ा तो ज्यादा है यहाँ पर। अब सबसे अच्छी ग्रोथ इसकी पता है, दो सेक्टर सबसे अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं इसके। दो सेक्टर कौन से, एक तो बिरला ओपस का जो इन्होंने पेंट लॉन्च करा है। एशियन पेंट की पहले इंडिया के अंदर मोनोपोली हुआ करती थी, सबसे बड़ा मार्केट शेयर वही लोग बैठा था। अब धीरे धीरे बिरला ओपस पेंट आया, वे सेकंड नंबर पे पहुंच गया, मतलब इसने आते ही पहले 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो एशियन पेंट को सबसे बड़ी टक्कर भी बिरला ओपस दे रहा है। साथ में इसका एक B2B का बिजनेस भी है, जिसके अंदर ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है। तो बिल्डिंग मटेरियल ये मतलब बिजनेस टू बिजनेस होलसेल के अंदर सप्लाई करता है ये। तो उसने इसका ई कॉमर्स वेंचर भी लॉन्च करा हुआ है, तो इसकी ग्रोथ भी लगभग डबल हो चुकी है, रेवेन्यू इसकी डबल हो चुका है। तो ये दो सबसे बड़े ग्रोथ फैक्टर है। इवन अल्ट्राटेक सीमेंट भी, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक माइलस्टोन क्रॉस करा है, 200 मेट्रिक टन पर एनम का भी क्रॉस करा है। तो अब ये सारे के सारे जो चीजें बनाता है, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें, मैक्सिमम की जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आएगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रोड हो, घर हो, बिल्डिंग हो, कॉम्प्लेक्स हो, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे ही होंगे। तो वहां पे B2B मटेरियल भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, लॉजिस्टिक भी लगेगा, पेंट भी लगेगा, और ये सारी चीजों में डील करता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी पॉलीकैब इंडिया, जो आप जानते होंगे लार्ज कैप कंपनी है, जो इंटीग्रेटेड वायर्स एंड केबल्स के अंदर डील करती है, लार्जेस्ट वायर एंड केबल कंपनी इंडिया के अंदर। जो रिटर्न ऑन इक्विटी जिसका 22% चल रहा है, पी रेशियो अंडर वैल्यूड या लगभग बराबर है, इंडस्ट्री का 54, इसका 53, डेट टू इक्विटी 0.02, डेट कंपनी में ना के बराबर है। कंपनी जनरली तो वायर एंड केबल बनाती है इलेक्ट्रिसिटी के, पर साथ में फेन एलईडी स्विचेस भी बनाती है। इंडिया के अंदर 30% मार्केट शेयर इसी का है, पूरे के पूरे वायर एंड केबल का। और वायर एंड केबल की डिमांड का बूम क्यों सबसे ज्यादा आपको पता होगा, एआई की जितनी ज्यादा बूम है, डाटा सेंटर उतने ज्यादा बनेंगे, और डाटा सेंटर ज्यादा बनेंगे तो वायर केबल बहुत ज्यादा चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आप ईवी वगैरह यूज लोगे, ईवी स्टेशन वगैरह के अंदर चार्जिंग केबल्स वगैरह की डिमांड बढ़ रही है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में केबल की डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर भी हर जगह वायर केबल लगते हैं। गवर्नमेंट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की सारे गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो वहां पे भी वायर केबल लगेंगे। तो वायर केबल की डिमांड बहुत अच्छे खासे लेवल पे बूम चल रही है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी है कोफोर्स करके, जो कोफोर्स एक तरह की आईटी कंपनी है, पर हालांकि पूरी की पूरी प्योर आईटी कंपनी नहीं है। ये क्या करती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाती है, और जनरली इंडिया के अंदर डील नहीं करती। कोफोर्स का कहना है कि भाई इंडिया के अंदर पैसा ज्यादा नहीं मिलता, तो इंडिया मार्केट से लगभग ये बाहर हो चुकी है। अब इसके सारे के सारे जो क्लाइंट है वो यूएसए यूरोप के, जिसके मार्जिन इसकी बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ चुकी है। मार्जिन आप देखो कितनी बढ़ चुकी है, इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 5% से, पर इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 124% से। क्यों, क्योंकि इसके पास सारे हाई मार्जिन वाले प्लेयर्स है इसके पास, मतलब अच्छा खासा मार्जिन इसको मिल जाता है। अभी काम क्या करती है, देखो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाती है। जितने भी ट्रैवल, 3 इंडस्ट्री पकड़ी हुई है इसने, ट्रैवल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये 3 कंपनी, 3 इंडस्ट्री जितनी भी है यूएसए यूरोप की, अच्छे खासे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो, इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर उनके लिए ये बना के देती है। और इवन इसकी मार्जिन इसलिए भी इंप्रूव हुई है क्योंकि आजकल ये एआई यूज ले लिया। जनरली आईटी कंपनी को खतरा क्या है कि एआई आने के बाद आईटी कंपनी का मतलब रेवेन्यू वगैरह कम हो गया, क्योंकि एआई वो काम कर देता है। पर इस कंपनी के केस के अंदर अच्छी बात है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाती है एआई को यूज लेके, तो ये जो क्लाइंट है यूएसए वाले, उनसे तो सेम रुपए चार्ज करती है। पर अब एआई आ गया है, तो एआई की मदद से सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बन जाता है, इजीली बन जाता है। इसके लिए इनको स्टाफ की जरूरत भी कम पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत भी कम पड़ती है। तो एआई ने इनका मार्जिन और इंप्रूव कर दिया। इस कंपनी को एआई की वजह से बेनिफिट हुआ है यहाँ पर आप देखोगे तो। बाकी इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी एक्सपांड होकर 14,500 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो मिड कैप कंपनी के लिए बहुत बड़ी होती है ये वाली ऑर्डर बुक वैल्यू। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है क्योंकि कंपनी बहुत ग्रो मोड पे चल रही है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 17, इसका 36 चल रहा है, और डेट टू इक्विटी 0.0 है, डेट कंपनी में ना के बराबर है। तो ये हो गए अपने टॉप 11 शेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन। एंड हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, अगर मुझे कोई भी कंपनी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे बताना कौन सी कंपनी अच्छी लगी है, खराब लगी तो भी बताना, आपका क्या ओपिनियन है बताना, कुछ पूछना हो तो भी पूछ लेना। और आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस पूरा कोर्स सब्सक्राइब करना है तो आप आज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। कूपन कोड जो मैंने आपको बताया था लर्न 500, वो केवल आज के लिए वैलिड रहेगा। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो के।